कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आपका हमारे ज्ञान प्रकाश क्लासेज यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। यह हमारी यूट्यूब पे 15वीं क्लास है। हम 13वीं क्लास से मिश्रण और एलिगेशन को पढ़ रहे हैं और हम आज जो है टाइप 5 से शुरुआत करने वाले हैं। हमने टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक आपसे ये बताया था कि कैसे मिश्रण को जो है मिलाया जाता है, मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाता है, ये बातें हम कर चुके हैं। हम टाइप 4 तक ये बता चुके हैं कि मिश्रणों को आपस में कैसे मिलाते हैं। तो हमने आपको, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कहा था कि मिश्रणों को जब भी मिलाने की बात होती है तो उनको आयतन बराबर करके मिलाया जाता है। लेकिन इस वाले टाइप 5 में आपसे हम क्या बात करेंगे कि दो मिश्रणों को जब आपस में मिलाया जाएगा, लेकिन मिलाना भी कैसे है, एक निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात मतलब आपको एक रेशियो दिया जाएगा, उसी अनुपात में मिलाना है। और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि जब दो मिश्रणों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाना है तो वहाँ पर हम किस मेथड का उपयोग करते हैं, एलिगेशन मेथड का। यह टाइप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और यह वीडियो उससे भी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट ये होने वाली है। आपको शुरुआत से लेके लास्ट तक देखना है, तभी आपको हर एक बात अच्छे समझ में आएगी। यह वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक मिश्रण और एलिगेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है एलिगेशन मेथड, जो आपको इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। बिल्कुल कंफर्म जो है आपको समझ में आएगा, हर एक बात बता दी जाएगी। और ये जो एलिगेशन मेथड होता है पूरी मैथ में आपको यूज में ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। दो अलग अलग शराब में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 42% और 12% है। उन्हें किस अनुपात में लेकर मिलाया जाना चाहिए कि जो मिश्रण है जो मिश्रण है उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, 30%। सवाल लगाना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जब ऐसे जो है और दूसरे भी सवाल आते हैं तब आप क्या समझ पाएंगे कि एलिगेशन मेथड का प्रयोग होता है कि नहीं, यही समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सवाल आ जाता है, ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि एलिगेशन मेथड का प्रयोग कब हुआ, तो इसलिए आपको एलिगेशन मेथड बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एलिगेशन मेथड का प्रयोग कब होता है आपको समझाने की गारंटी हमारी है। एलिगेशन मेथड का प्रयोग तब होता है जब दो अलग अलग वस्तुओं को, वो दो अलग अलग वस्तु हो सकते हैं, दो अलग अलग मिश्रण हो सकते हैं। जब दो अलग अलग वस्तुओं को आपस में मिलाकर एक तीसरी वस्तु बनाई जाती है तब वहाँ पर एलिगेशन मेथड का प्रयोग होता है। क्या आप समझे, जब दो अलग अलग वस्तुओं को मिलाकर एक तीसरी वस्तु बनाई जाती है तब वहाँ पे एलिगेशन मेथड का प्रयोग होता है। तीसरी वस्तु मिलाकर बनाई जा रही है इन दो अलग अलग वस्तुओं से, इसका मतलब ये है कि जो तीसरी वस्तु है उसमें जो है इस पहली वस्तु की भी क्वालिटी होनी चाहिए और इस सेकेंड वस्तु की भी क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब इसमें जो है ये भी दिखना चाहिए, ये भी दिखना चाहिए। अब आप कहोगे ये कैसे, मान लीजिए आपके पास जो है क्या है, आटा, दूसरा क्या है, पानी, और इन आटे को और पानी को जब आपने आपस में मिलाया तो ये क्या बनेगी, रोटी। रोटी को अच्छे से समझ सकते हैं कि आटे को जब पानी में मिलाने के बाद जो आपको जो है रोटी वाला जो आटा होता है जिसे गूँथ के रोटी बनाने के लिए तैयार किया जाता है, तो उसमें जिसे गांव में औरतें जो है एक बड़े से बर्तन में उसके गूँथ के रखती हैं, जिसे गांव में परात कहा जाता है, आप भी समझते होंगे। तो आटा और पानी, जो ये इसमें जो है रोटी वाला जो आटा होगा, क्या उसमें आटा दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। पानी है तो उसमें पानी की मात्रा भी होती है, तो वो है उसमें पानी की मात्रा भी दिखेगी, गूथा हुआ आटा। तो हम आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गूथा हुआ आटा होगा उसमें आटा भी दिखेगा और पानी भी दिखेगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना कि जब दो अलग अलग वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पे जो तीसरी वस्तु बनती है इसे क्या बोलते हैं, माध्य वस्तु। माध्य वस्तु समझिए, माध्य डायरेक्ट बोल दीजिए। तो माध्य वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें पहली वस्तु भी होनी चाहिए, दूसरी वस्तु भी होती है, तब वहाँ पे एलिगेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। और एलिगेशन मेथड ये कहता है कि ये जो है दूसरी और तीसरी का, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखा जाएगा और ये जो है इसका अंतर, पहली और तीसरी का अंतर यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है।
आशा करता हूं कि आप जो है इस एलिगेशन मेथड को बेसिक बातें आप समझ चुके हैं। अब हम इसका सवालों में उपयोग करते हैं, सवालों में, और साथ ही साथ हमें एलिगेशन की कुछ कंडीशन होती हैं, उस कंडीशन को भी हमें ध्यान देना है और वो हम बात आगे सीखते हैं। सवाल की बात ये की जाए तो इसमें कहा गया है कि दो अलग अलग शराब हैं, अलग अलग क्वालिटी की शराब है। एक क्या हो सकती है, मान लीजिए किंगफिशर है और एक क्या है, सिग्नेचर है। तो अलग अलग क्वालिटी की हैं। तो पहली में जो है, पहले प्रकार की जो शराब है उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 42%। यानी सारी बात जो है एल्कोहल की मात्रा की बात की जा रही है। एल्कोहल और पहले प्रकार की शराब, इसमें दूसरे प्रकार की शराब। दूसरे प्रकार की शराब में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 42%। इन दोनों को आपस में मिलाना है, इन दोनों प्रकार की शराबों को आपस में मिलाना है, और मिलाने के बाद जो है जो मिक्सचर होना चाहिए उसमें भी एल्कोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 30% होनी चाहिए, 30% होनी चाहिए। तो अब क्या कहता है, हमने आपको बताया था कि एलिगेशन मेथड तब प्रयोग होता है जब दो अलग अलग वस्तुओं को मिलाकर एक तीसरी वस्तु बनानी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, दो अलग अलग शराबों को आपस में मिलाने की बात की जा रही है, और वो आपको क्या था कि वो आपको एक निश्चित अनुपात में मिलाना है, और वो अनुपात ही आपसे पूछा जा रहा है। पहले अनुपात दिया जाता था और आपसे जो है फाइनल पूछा जाता था कि फाइनल मिश्रण कितना होगा। अब क्या है, मिश्रण दिया जा रहा है और आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, पहले का उल्टा। तो एलिगेशन मेथड तो यही कहता है कि इसका अंतर यहाँ लिखेंगे तो 30 माइनस 12, यहाँ आएगा 30 माइनस का 12, और यहाँ पे कितना आएगा, 42 माइनस का 30। आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 18, इधर से कितना हो जाएगा 12। आपस में अनुपात कितना होगा, 6 3 18, और यहाँ से कितना हो जाएगा 6 दूना के 12। अनुपात कितना आ गया, 3:2। आंसर होगा 3:2। मतलब ये क्या है, इस रेशियो से हमने क्या सीखा कि पहली और दूसरी जो शराब की क्वालिटी है उसको हम किस अनुपात में लेंगे, 3:2 के रेशियो में लेंगे। यानी जो पहली शराब है उसको मान लीजिए कोई पैमाना हम मान सकते हैं। पहली शराब में से अगर आप 3 गिलास लेते हैं तो दूसरी शराब में से कितना गिलास लेना पड़ेगा, 2 गिलास। ये आपका अनुपात होगा। इस सवाल को आपने एल्कोहल से सॉल्व किया है। हम चाहते हैं तो इसको जो है हम वाटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कोई शराब है, शराब की बोतल है, उस शराब में, मान लीजिए कोई शराब की बात कर रहा हूँ मैं, शराब में अगर 42% एल्कोहल है तो एल्कोहल के साथ साथ उसमें पानी भी होगा। एल्कोहल के साथ अगर 42% उसमें एल्कोहल है, इसका मतलब ये है कि 100% में से अगर मैं 42% को माइनस करता हूँ तो जो बाकी का जो होगा 58%, वह क्या हो जाएगा, वह पानी की मात्रा हो जाएगी। शराब में एल्कोहल भी होता है, पानी भी होता है, तो 42% एल्कोहल और 58% पानी। ठीक वैसे ही इसमें भी जो है दूसरे प्रकार की शराब है, उसमें 52% अगर शराब है, 52% एल्कोहल है, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 88%। इसी प्रकार अब मैं चाहूँ तो इस सवाल को एल्कोहल से भी सॉल्व कर सकता हूँ और पानी से भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब जो है मैंने एल्कोहल से किया, अब मैं पानी से करने वाला हूँ। तो आपको जो है ये पहला सवाल बिल्कुल जो है थोड़ा सा टाइम लेके और अच्छे से समझाया जा रहा है। अब जो भी आगे वाले बात होगी तो आपको डायरेक्ट करना हो जाएगा ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए अब हम वाटर से करते हैं। तो पहले प्रकार के मिश्रण में पहले प्रकार की शराब में 42% एल्कोहल था। इसका मतलब 100 माइनस का जो 42 होगा वो कितना हो जाएगा, 58%। 58% हो गया पानी। ठीक है, पहले प्रकार की शराब में। दूसरे प्रकार की शराब में पानी कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 88%। समझ रहे हैं कैसे, 100 माइनस का 12। टोटल मिश्रण की बात की जाए तो टोटल मिश्रण में कितना है एल्कोहल, 30%। इसका मतलब हम यहाँ पे भी पानी रखे हैं, यहाँ भी पानी रखे हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, पानी रखना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है, वो हम आगे भी बताएंगे। तो इसका मतलब इस पूरे मिश्रण में 30% एल्कोहल है, तो 100 माइनस का 30 यानी 70% क्या हो जाएगा, पूरे मिश्रण में पानी की मात्रा। तो अब देखें एलिगेशन मेथड, इसका अंतर इधर लिखा जाएगा, तो इसका अंतर हमने यहाँ लिखना है। तो अंतर कितना आ जाएगा, 18%। और ये जो होगा 58 का, इसमें जो अंतर करेंगे कितना हो जाएगा, 12%। अब यहाँ से जो आता है समझिए कि एक रेशियो आता है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, 6 3 18, 6 दूना के 12। इसमें अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2 का। यह रेशियो क्या होता है, वह रेशियो जानते हैं किसका होता है, यह रेशियो होता है इसका, इनकी मात्राओं का अनुपात होता है। इनकी मात्राओं का अनुपात होता है। यानी पहली शराब है उसका आप जो है 3 यूनिट लेते हैं, तो दूसरे प्रकार की शराब है उसका हमें 2 यूनिट लेना पड़ेगा।
अब हम एलिगेशन मेथड की कंडीशन की बात करने वाले हैं। हमने कहा था आपको कि 3 कंडीशन बताई जाएगी। अब 3 कंडीशन देखें, ये कंडीशन भी ध्यान रखिए, ये दोनों तरीके आप ध्यान में रखिएगा। हम कंडीशन जो है बात करते हैं। कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन ऑफ एलिगेशन मेथड, पहली कंडीशन तो ये है कि यहाँ पे देखें ये 42 है, ये 12 है और ये क्या है 30 है। यानी यही तो हमने कहा था ये तीसरी वस्तु है। यानी आपको समझने के लिए तीसरी वस्तु हमने दिखाया, और तीसरी वस्तु क्या है, दोनों का मिश्रण, या इसे जो है हम क्या कह रहे थे, माध्य। या पहली वस्तु दूसरी वस्तु दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण, यानी इसे माध्य बोलते हैं। यानी इसे तीसरी वस्तु मैं कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो ये तीसरी वस्तु जो है इसका मान ये पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के बीच में होना चाहिए, हमेशा होगा। ये 42, ये 12 है, ये 30 है, ये कितना है 42। इसका मतलब क्या देखें, 12 और 42 के बीच में 30 पड़ता है। गिनती आपको आती होगी तो बीच में पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो 12 13 14 15 16 30 42 हुआ। तो यानी इसका मतलब ये है कि 42 इसके बीच में पड़ता है। तो इसका मतलब ये पहली और दूसरी के बीच में ये तीसरी पड़नी चाहिए, यानी जो माध्य पड़ना चाहिए। ऐसा हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। समझ रहे हैं बातों को। दूसरी कंडीशन क्या है, ये सबका पैटर्न समान होना चाहिए। पहली वस्तु, दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु यानी जो माध्य है, इन सबका पैटर्न समान होना चाहिए। कैसे समझेंगे इस बात को, हमने 42% क्या लिया है, एल्कोहल। इसमें 12% क्या लिया है, दूसरे प्रकार की शराब में एल्कोहल। और इस 30% में जो है 30% क्या लिया है, पूरे मिश्रण में एल्कोहल। ठीक है। और दूसरा तरीका जो आपको वाटर से सॉल्व करने के लिए कहा गया था, तो इसमें हमने कहा था कि जो 42% के अलावा जो 58% क्या था, पानी, 88% क्या था, पानी। और यहाँ पे भी जो हमने 100 में से 30 माइनस करके 70% लिखा था वो क्या था, पानी। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक बार तो आपने एल्कोहल ले लिया, इसमें भी एल्कोहल ले लिया, और यहाँ पे आप जो है 100 माइनस का 30 यानी कि 70% करके पानी आप मौज कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती करेंगे आप। सबका पैटर्न समान होना चाहिए। एल्कोहल तो यहाँ भी आपको एल्कोहल रखना पड़ेगा। यानी जो है पैटर्न जो होगा, पैटर्न समान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आगे चल के जब आपको लाभ हानि पढ़ाया जाएगा तो यहाँ पे मैं अगर क्रय मूल्य रखूँगा, यहाँ भी क्रय मूल्य रखूँगा, तो यहाँ भी आपको क्रय मूल्य रखना होगा। आप जो है गलती करेंगे और यहाँ पे विक्रय मूल्य रखेंगे, आपको महसूस भी नहीं होगा, आप गलती करेंगे और कब सवाल गलत कर जाएंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और तीसरी बात, आपको ये जो रेशियो आता है वह रेशियो किसका आता है, ये आपको ध्यान देना है। ये जो रेशियो है वह किसका आता है, तो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो है 30% क्या था, 30% एल्कोहल था। यह रेशियो उसका आता है जिस पर ये माध्य डिपेंड करता है। माध्य का मतलब ये तीसरी वस्तु जो मिश्रण बन रहा है वह किस पे डिपेंड करता है। यह डिपेंड करने के लिए आप देखें 30% क्या था, 30% एल्कोहल था। हमने कहा था कि जो जिस पे निर्भर करता है वो कहाँ होता है, हर में। तो 30% को क्या मैं 30/100 लिख सकता हूँ। ऊपर क्या है, एल्कोहल, और नीचे क्या है, हर मतलब ये क्या है, पूरा जो है उसका आयतन रहा होगा पूरे मिश्रण का। यह जो है 30% में जो 30/100 है, 100 क्या है, पूरा आयतन है पूरे मिश्रण का। और मिश्रण बना किससे है, वह पहले मिश्रण से और दूसरे मिश्रण से। या सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि वह आयतन किसका हो, यह जो अनुपात आता है वह किसका आता है, वह मिश्रण जिन दो वस्तुओं से अलग अलग मिल के बना है उनके आयतन से आता है। तो उनका आयतन या उनकी मात्रा। तो यानी ये जो रेशियो होगा वह अलग अलग मात्राओं का, अलग अलग जो वस्तुएं हैं उनकी मात्राओं का रेशियो होता है। यानी आपको क्या ध्यान देना है कि रेशियो किसका होता है, रेशियो उसका होता है जिस पे माध्य डिपेंड करता है। और माध्य डिपेंड कैसे देखेंगे, आपका जो है जो हर में मान है वही क्या है, यहाँ पे आयतन है। आगे चल के जो है यहाँ पे लाभ लिखा जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ पे माध्य में अगर लाभ आता है, परसेंट लाभ, मान लीजिए 20% लाभ आ गया, तो इसका मतलब 20% लाभ का मतलब समझते हैं कि 20 अगर लाभ होगा तो 100 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। इसका मतलब ये रेशियो किसका हो जाएगा, क्रय मूल्य का। फिर आगे चल के जब इस चाल, दूरी और समय वाली बात की जाएगी तो यहाँ पे स्पीड रखते हैं, यहाँ भी स्पीड रखते हैं। तो यहाँ भी अगर स्पीड रखते हैं तो मान लीजिए आपका स्पीड आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो यहाँ पे हर में क्या है, घंटा है, यानी घंटा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये रेशियो किसका आएगा, समय का आएगा। तो इस प्रकार जो है आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपको इरिगेशन मेथड थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन आपको अच्छे से समझाया गया है कि आगे आने वाले जो भी टॉपिक होंगे उनमें आप ये जान सकें कि ये जो है रेशियो किसका आता है। ये आपने हर बात एलिगेशन की समझ ली। अब हम जो है आगे आने वाले सवालों में जल्दी जल्दी सवाल करते हैं। ये मत कहिएगा कि आपको एलिगेशन मेथड समझ नहीं आया, बहुत पाप लगेगा। वैसे भी आज दिन जो है रविवार है, बहुत ही शुभ दिन है, तो इसलिए जो है आप वीडियो को एक बार फिर से देखें और एलिगेशन मेथड को अच्छे से समझें, क्योंकि पूरे चैप्टर में उसका यूज किया जाएगा और आगे भी यूज किया जाएगा। तब आपको जो है हाँ ना कुछ ना कहिएगा। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है क्रमशः कितना दिया गया, 3:2। दूसरे बर्तन में यही अनुपात कितना गया, 2:5। दोनों बर्तन के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो है मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 2:3 हो जाए। क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा, एलिगेशन मेथड यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपसे अनुपात पूछा जा रहा है और अनुपात जो है एलिगेशन मेथड से आता है। और दूसरी बात, यह जो है एक बर्तन में दूध और पानी का एक मिश्रण यहाँ से दिया गया है, दूसरा मिश्रण जो है दूसरे बर्तन में दिया गया है, और उन दोनों को आपस में मिला के 2:3 का बनाना है। आप इस सवाल को चाहे दूध से करें चाहे पानी से करें, दोनों से आंसर आएगा। लेकिन हमने क्या था, पहले सवाल में ये मान जो है प्रतिशत में दिए गए थे। यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे दूध को मैं परसेंटेज में बता सकता हूँ। ये कितना आएगा, 3/5 यानी कि 60%। तो इसका मतलब मैं इसे परसेंटेज में लिख सकता हूँ। तो पहले सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। पहले मान परसेंटेज में था, अब जो है रेशियो में दे दिया गया। तरीका जो है थोड़ा सा अलग हो सकता है। देखें कैसे कि चाहे तो आप दूध से चाहे पानी से, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना। आपको हमने कहा था एक बात और कि जब भी मिश्रण को आपस में मिलाना है तो मिलाने की जब भी बात होगी तो वहाँ पे आयतन बराबर करके मिलाना होगा। तो पहले आयतन बराबर करना होगा। तो पहले देखें, पहले प्रकार का मिश्रण है उसमें जो मिल्क है और इधर क्या है, वाटर, तो 3:2 है। दूसरे प्रकार के मिश्रण में वो कितना है, 2:5 है। जो तीसरा मिला के हमको बनाना है, तीसरे प्रकार का यानी जो माध्य है, उसमें जो है दूध की मात्रा कितनी है, 2:3 है। यहाँ पे सबका आयतन बराबर करने का मतलब 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5। यहाँ पे कितना होगा, 7। यहाँ पे कितना होगा, 5। सबको बराबर करेंगे तो सबको बराबर करने के लिए सबका एलसीएम लेंगे और सबका एलसीएम कितना होगा, 5, 7 और 5 है तो 35 होगा। यानी 35 आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ बनाएंगे तो कैसे गुणा करना पड़ेगा, 7 से। यहाँ पे कैसे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से। अब देखें हम क्या करते हैं, हम मिल्क से सॉल्व करते हैं। आगे जो है आपको पानी से भी सॉल्व करना बताया जाएगा। तो जब इधर 7 से गुणा किए हैं तो पूरे रेशियो में आपको जो है 7 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं अगर पहले मिश्रण में दूध की मात्रा देखता हूँ तो कितना आएगा, तो इस 7 से इस पूरे में गुणा करना पड़ेगा। तो 7 में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मान 21। दूसरे में कितना आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा 5 और 5 में 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 10। दूसरे प्रकार के में बर्तन में 10 आ जाएगा दूध की मात्रा। और तीसरे में यानी जो माध्य है वो कितना हो जाएगा, तो 7 दूना के 14, यानी इनके बीच में 14। अब देखिए हमने क्या कंडीशन कहा था कि जो माध्य होता है इन दोनों वस्तुओं के बीच में बैठता है। क्या बैठ रहा है, 10 और 21 के बीच में 14 है तो है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 4 का। यहाँ का अंतर यहाँ पे, फिर इसके बीच का अंतर कितने का है, 7 का। इसका मतलब उनके बीच में अनुपात कितना आना चाहिए, 4:7। यह रेशियो किसका होता है, वह उन वस्तुओं के, वह जो है उन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में लेते हैं, यही यह जो है रेशियो बताता है। यानी पहले मिश्रण का अगर 4 यूनिट लेते हैं, यानी आपने क्या किया, एक गिलास लिया, पहले मिश्रण से 4 गिलास अगर किसी बड़े कंटेनर में रखते हैं तो उस बड़े कंटेनर में दूसरे मिश्रण का क्या है, 7 गिलास रखेंगे। यही इसका मतलब है, रेशियो है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मैं पानी से भी सॉल्व कर सकता हूँ। पानी से कैसे करेंगे, देखिए इधर खोपचे में अगर पानी की जो है मात्रा पहले प्रकार के बर्तन में कितनी हुई, 7 दूना के 14। दूसरे प्रकार के बर्तन में कितनी हुई, 5 5 25। और पूरे मिश्रण में कितनी हुई पानी की मात्रा, 7 3 के 21। इसका मतलब यहाँ पे 21 होगा। अब देखें क्या 21 जो है 14 और 25 के बीच में आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। अगर बीच में नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो इसका अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 14 का इसका अंतर कितना होगा, 7। अभी भी रेशियो कितना आ गया,
4:7, 4:7। यहाँ से भी कैसे भी करें आपका आंसर सेम आएगा, चाहे दूध से चाहे पानी से, लेकिन पैटर्न समान होना चाहिए। यहाँ पे आपने दूध रखा है, यहाँ भी दूध रखे हैं, तो यहाँ आपको पानी नहीं रखना है, यहाँ भी दूध ही रखना है, दूध की ज़्यादा बचत नहीं करेंगे। और यहाँ पे पानी रख रहे हैं तो पानी 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 पानी। अब फिर जो है दूध की बात करते हैं इधर। हाँ, पिछले वाले सवाल में हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो है सब मान परसेंटेज में दिया जा रहा था। परसेंटेज यानी क्या था, आपको अगर याद हो परसेंटेज, तो एक था 42% एल्कोहल, और यहाँ पे क्या था 30% पूरे मिश्रण में था, और यहाँ पे था 12% एल्कोहल दूसरे में। तो यहाँ पे जो है आयतन पहले से ही बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इस 42/100 में पूरा जो आयतन कितना होगा, पहले प्रकार के मिश्रण का 100, दूसरे प्रकार के मिश्रण का जो है यहाँ पे आयतन कितना होगा 100, यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 30/100। यहाँ पे जो आप बराबर कर रहे हैं 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ है, यहाँ पहले से ही बराबर है। इसका मतलब ये है कि जब आपको परसेंटेज में मान दिया गया हो दोनों मिश्रणों का और तीनों का जो है परसेंटेज में ही दिया गया हो, तब आपको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख के आप जो है उनके बीच का अनुपात निकाल सकते हैं। इसलिए पहले वाले सवाल में ऐसा नहीं किया गया था। और ये भी गलती ना करें कि परसेंटेज में दिया गया है तो उसको आप रेशियो में तोड़ के जो है आप सॉल्व कर रहे हैं। ज़्यादा जो है टाइम नहीं लेना, आपको एग्जाम में जल्दी से जल्दी करना होता है। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल बातें जो है अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बिल्कुल वैसा का वैसा सवाल है, अंतर बस इतना है कि पहले हिंदी में था, अब इंग्लिश में लिख दिया गया है। फिर भी आपको डरना नहीं। आप देखें क्या है कि 2 प्रकार के बर्तन हैं, पहला कंटेनर दूसरा कंटेनर। दूसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर, इसका रेशियो दिया गया कि इतना 4:1, और दूसरे कंटेनर में रेशियो कितना दिया गया 3:7। इन विच रेशियो मिक्स देम, उन्हें जो है किस अनुपात में मिलाना है, ताकि जो है उन्हें मिलाने के बाद जो तीसरा बर्तन है थर्ड कंटेनर, उसमें जो है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बन जाए 3:2। क्या समझ रहे हैं कौन से मेथड का प्रयोग होगा, एलिगेशन मेथड का प्रयोग होगा। आपको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से मेथड का प्रयोग होगा, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कैसे प्राप्त होता है, एलिगेशन से। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो पहले कंटेनर में मिल्क और वाटर कितना है 4:1, दूसरे में कितना है तो इसमें है 3:7, और तीसरे में कितना है तो तीसरे में कितना है 3:2। क्या कहे, जब रेशियो में दिया गया है तो आयतन बराबर करें, तो आयतन बराबर करेंगे तो कितना होगा 5, 10, और यहाँ पे कितना होगा 5 बराबर करेंगे। तो इसका सबका एलसीएम लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम जो है कितना होगा 10 होगा। कैसे आपको एलसीएम लेना सिखाए थे कि सबसे पहले बड़े वाले को लिखें, बड़े वाले में क्या अब दोनों छोटे वाले शामिल हैं, तो 10 में 5 शामिल है, तो इसका मतलब 10 ही होगा, यानी एलसीएम 10 होगा। अब जो है ऊपर 10 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, इधर किससे गुणा करना पड़ेगा 1 से, चाहे करें चाहे रहने दें वही बात। तो इधर क्या होगा 2 से, तो इसका मतलब करेंगे तो हमें मिल्क से कर सकते हैं, वाटर से कर सकते हैं। तो मैं जो है मिल्क से करता हूँ। देखिए इधर पहले जो कंटेनर होगा, पहले कंटेनर में मिल्क की मात्रा कितनी होगी, इस 2 से इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। दूसरे कंटेनर में इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 1 से 3, ये कितना होगा 3। और जो तीसरा जो माध्य होगा उसमें जो है मिल्क की मात्रा कितनी हो जाएगी 2, यहाँ कितना होगा 6। फिर से वही बात, क्या बीच में पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है 6, 3 और 8 के बीच में है। तो रेशियो कितने का आएगा, यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से कितना आएगा 2, इसका अंतर यहाँ पे। क्या आपका आंसर 3:2 आ रहा है? अगर आ रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, इसको पानी से भी सॉल्व कीजिएगा आप, आपके लिए होमवर्क होगा। देखिए हम टाइप 6 की बात करने वाले हैं हम, जिसमें आपसे जो है एलिगेशन पर आधारित मिसलेनियस प्रश्नों की बात करेंगे। मिसलेनियस मतलब हिंदी में जिसे आप विविध प्रश्न बोलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप 6 का। इसमें ये कहा गया है कि एक किसान के पास कुछ खरगोश तथा कुछ जो है कबूतर हैं। यदि उनके सिरों को वह गिनता है तो उनकी संख्या कितनी पाई जाती है 48, और यदि जो है उनके पैरों की संख्या गिना जाता है तो अलग अलग नहीं गिनना है, एक साथ जो है उनके पैरों को गिना जाता है एक साथ, तो कितना होता है 40। तो उसके पास कुल कितने खरगोश हैं। इस सवाल को लगाने के आपको जो है कई तरीके बताए जाएंगे, आपको जो ठीक लगे उससे कीजिएगा। आप देखें कि उसके कुल सिरों की संख्या, पहले तो वो तरीका बताते हैं जो आपको थोड़ा ठीक लगे, आपके मन को जो है दुख ना हो, पहले ही वो तरीका बता दें जिससे आपको कष्ट हो, तो वो जो है आपको थोड़ा दुख पहुंचाएगा। तो देखिए इधर हम क्या बात करते हैं, पहले आसान तरीके से बताते हैं। मान लीजिए कि कुल सिरों की संख्या उसकी 48 है, और आपको तो पता है कि चाहे वो खरगोश है चाहे कबूतर है,
खरगोश का भी एक सिर होगा और कबूतर का भी एक ही सिर होगा। पैरों में तो भिन्नता आएगी, पैरों में डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब खरगोश, मानता हूँ कि जो खरगोश की संख्या आपसे पूछी है तो खरगोश को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। खरगोश को अगर x मानते हैं तो ये बताइए कबूतर की संख्या कितनी हो जाएगी। कबूतर की संख्या हो गई 48 माइनस एक्स, 48 माइनस एक्स, यानी कुल सीनों का संख्या मतलब जो है उनकी कुल संख्या है 48। अब देखिए कि अब यदि आप यहाँ पे कुल पैरों की संख्या आपको 40 दी गई है, तो 40 दी गई है तो आप क्या करें कि खरगोश के तो जानते ही 4 पैर होंगे, तो एक खरगोश के 4 पैर, तो इसका मतलब जो x खरगोश होंगे कितने पैर होंगे, तो 1 का 4 है तो 2 का कितना होगा 8, 3 का कितना होगा 4 गुणा में 3 12। अगर 4 खरगोश होंगे तो कितने पैर होंगे कुल, 4 गुणा में 4 16। इसका मतलब आप 4 से गुणा करते जा रहे हैं। ऐसे ही अगर खरगोश x खरगोश है तो कितने जो है पैर होंगे, 4 गुणा में x यानी कि 4x। और एक कबूतर के 2 पैर, तो इसका मतलब ये है कि 48 माइनस एक्स कबूतर कितने पैर होंगे, तो इसको लिए 2 से गुणा कर देंगे 48 माइनस एक्स का। यह कितना आना चाहिए, ये भी पैरों की संख्या है, ये भी पैरों की संख्या है, टोटल पैरों की संख्या आ जाएगी। और जो सवाल में कितना दिया गया है 40, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2x इधर आएगा कितना 2x बराबर 48 दूना के 96। और देखिए सॉरी इधर गलती हो चुकी है, यहाँ पे कुल पैरों की संख्या जो है 40 नहीं है 140 है, 140। अब देखें यहाँ पे जो है 140 कीजिएगा। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना होगा। 40 करने में क्या गलती है, यदि उनके पैरों की संख्या जो है 48 है, सॉरी यदि उनके सिरों की कुल संख्या 48 है तो पैरों की संख्या 48 से कम कैसे होगी। 48 से कम होने का मतलब ये है कि किसी किसी के तो पैर ही नहीं होंगे, किसी खरगोश के पैर ही नहीं होंगे। तो ऐसा किसी खरगोश के या कोई कबूतर जो है उसका भी पैर नहीं होगा, उड़ ही नहीं पाएगा। तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता, वो जो है प्रिंटिंग इधर समझिए। तो कितना हो जाएगा 140। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, कितना आएगा 2x। अब इधर करेंगे 48 दूना के 96, 96 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 140 माइनस का 96। 96 से 100 तक जाने में 4 और 40 और कितना हो जाएगा अंतर 44, यानी कि 2x का मान हो गया 44, यानी x का मान कितना हो जाएगा 22। यानी कि x आपने क्या माना है, खरगोश की संख्या, और खरगोश की संख्या ही आपको निकालनी है। यानी x का जो है x का मान यानी कितना आंसर होगा 22, यानी खरगोश की संख्या कितनी होगी 22। ऐसे ही आपको कबूतर का मान निकालना है, तो कबूतर का मान निकालने के लिए 48 में से 22 को मान माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 26, 26 जो हो जाएगा कबूतर। दूसरे तरीके से बताते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, थोड़ा जो है ध्यान देना होगा आपको और थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। देखें हम समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके सिरों की संख्या कितनी है 48, 48 जो है कुल उनके सिरों की संख्या है। इसको समझने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए अगर एक खरगोश है और एक खरगोश से कितने पैर होते हैं 4 पैर, और एक कबूतर के कितने पैर होते हैं 2 पैर। तो इसका मतलब ये है कि इस 4 को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस 4 को मैं 2 और 2 को एक साथ लिख सकता हूँ। फिर मैं क्या कर दिया, मैं इसमें से 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, यानी इसका मतलब मैं 2 को तो एक साथ ले लिया, और बाकी यहाँ पे जो खरगोश की वजह से, एक खरगोश की वजह से क्या ये 2 पैर एक्स्ट्रा हो रहे हैं। इसका मतलब ये समझ जाएं कि एक खरगोश की वजह से कबूतर की अपेक्षा 2 पैर क्या हो रहे हैं अधिक। क्या ये बात समझ रहे हैं। उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है 48, 2 पैर कबूतर के 2 पैर खरगोश के, यानी इसमें अगर मैं 2 से डायरेक्ट गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 48 गुना के 96। 96 पैर तो तब होते जब ये मैं मान लेता कि एक खरगोश के भी 2 पैर होते। मैं 2 से गुणा करता तो इसका मतलब ये है कि खरगोश के भी 2 पैर मान लिया हूँ और कबूतर के 2 होते ही हैं। इसका मतलब 96 जो हैं वो पैर आ जाएंगे। लेकिन जब उनके पैरों को गिना जाता है वास्तविक रूप से, तो वास्तविक रूप से उनका पैर जो दिया गया है सवाल में कितना है, पैर जो दिया है गिवन है जो, वह है 140, यानी 140। आपके अनुसार पैर आ रहे हैं कितने 96, वो भी कब, जब आपने 2 मान लिया है तब, और दिया कितना गया है 140। इसका मतलब पैरों की संख्या कितनी अधिक आ रही है, तो कितनी अधिक आ रही है 44 पैरों की संख्या अधिक आ रही है। इसका मतलब एक खरगोश की वजह से
दो पैर अधिक होते हैं। एक खरगोश की वजह से 2 पैर अधिक होते हैं, जो कि आप समझ चुके हैं। और 44 पैर अधिक करेंगे तो कितने खरगोश पे अधिक होगा, तो ये देखिए कितने खरगोश की वजह से अधिक होगा। तो ये 2 को 44 बनाएंगे तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 22 से। इधर भी आपको 22 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि उधर किए हैं तो 22 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे, 22 खरगोश। और 22 खरगोश होंगे, आपको खरगोश की संख्या निकालनी है तो 22 के आ जाएंगे खरगोश। मान लीजिए सवाल में ये निकालना होता है कि कबूतर कितने होंगे, तो आपको खरगोश की संख्या मालूम चल गई। आप माइनस कर देंगे 48 में से 22 का, तो कितना आ जाएगा, 26। अब देखिए, बताने वाले लोग फार्मूले के शौकीन होते हैं या सुनने वाले भी लोगों को फार्मूला चाहिए। तो देखिए अब क्या होता कि आप इसे, जो बातें आपने यहाँ पे समझी हैं उसी को फार्मूले के रूप में लिख दिया जाएगा। कोई देखिए इधर क्या है कि आपने जो सीखा, अगर आपको क्या है कि आप किए क्या है, अब तक आपको ने किया है ये है कि पैरों की जो कुल संख्या थी, पैरों की संख्या, इसमें माइनस कर देना है आपको 2 गुना, वो भी किसका, सिरों की संख्या को, सिरों की संख्या। और फिर जितना आंसर आए इसमें आपको 2 से भाग देना है। और भाग देने के बाद जो आए वह जो है 4 पैर वाले जानवर की संख्या आ जाएगी। 4 पैर वाले जानवर की संख्या, 4 पैर वाले जानवर की संख्या। तो क्या बात समझे, ये आप जो है चाहें तो आप इसे फार्मूले की तरह याद कर सकते हैं, या तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बातें समझ सकते हैं अगर आपको हैवी ड्राइवर बनना है तो। अदरवाइज याद करते ही रह जाएंगे, पूरे मैथ में कितने भी फार्मूले आ जाएंगे। अब जो ऐसे जो हम क्या थे, 2 तरीके आपको बताएं। तीसरा तरीका जो है, इस पे एलिगेशन भी आप लगा सकते हैं। कैसे, देखिएगा अभी, एलिगेशन मेथड से भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है दूसरा वाला तरीका जो है उसी को यूज करना है, क्योंकि वो जल्दी हो सकता है। हम वही कि आपको क्या करना है, डिफरेंस किस में है, डिफरेंस आपको पैरों में है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सॉल्व किया जाएगा पैरों से किया जाएगा। तो क्या कहे से पहले सवाल में कि अगर उनके पैरों को गिना जाता है तो पैरों की संख्या कितनी मिलती है, 140। अगर जो है उनके सिरों को गिना जाता है कितना मिलता है, 48। तो यहाँ पे बात करेंगे हम कबूतर की और इधर बात करेंगे खरगोश की। अब आप कहें कि एलिगेशन मेथड क्यों लग रहा है, क्योंकि एक बार तो हमें कबूतर को शामिल किया, कबूतर की पैरों की संख्या गिनते हैं, दूसरी बार जो है केवल खरगोश की संख्या गिनते हैं और दोनों को आपस में मिला के गिनते हैं, तब जाके जो है कितनी मिलती है, 140। तो ये बताइए, अगर 48 के 48 कबूतर होते, वो सिरों की संख्या जो दे रखी है, मानता हूँ कि अगर वो 48 के 48 केवल कबूतर होते तो पैरों की संख्या कितनी होती, 48 गुणा में 2 कितना होता, 96। अगर वो 48 के 48 केवल खरगोश होते तो उनके पैरों की संख्या कितनी होती, 48 गुणे में 4। अब कहेंगे 4 से क्यों गुणा कर दिए, मतलब समझ रहे हैं, खरगोश। तो कितना हो जाएगा, 48 गुना 96 गुना 192, कितना हो जाएगा, 192। और आपको टोटल लिखना होगा, और टोटल आपको कुल पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, 140। यानी टोटल जो है पैरों की संख्या आपको 140 दे रखी है। एलिगेशन लगाने की कंडीशन, इन दोनों के बीच में ये आना चाहिए तीसरा वाला, तो क्या आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इनके बीच में अंतर कितना आना चाहिए, ये अंतर कितना आएगा इधर, तो कितना आएगा, 44। और यहाँ पर अंतर कितना आएगा, इधर देखें तो आ जाएगा अंतर 52 का इधर। फिर 4 से भाग दे सकते हैं, 4 से 11, क्योंकि ये रेशियो है, और 4 से भाग देंगे इधर 13। आपको जो है उनके सिरों की संख्या ये जो आएगी वह क्या अनुपात किसका आया था, हमने क्या बताया था, ये जो है पहले और दूसरे प्रकार का जो दिया गया है वह कबूतर और खरगोश की संख्या का अंतर रेशियो आएगा। यानी अब इसका मतलब ये है कबूतरों की संख्या का 13 है तो खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। टोटल कितना आ जाएगा, 13 11 24। यानी आपके अनुसार टोटल जो है संख्या कितनी हो रही है कबूतर और खरगोश की, 24। उनके सिरों की संख्या देख सकते हैं, उनकी संख्या। और सवाल में आपको कुल सिरों की संख्या कितनी दे रखी है, 48। इसका मतलब इस 24 को 48 बनाने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। इधर 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो इधर कितना होगा, 22। और 22 क्या है, खरगोश की संख्या। इसका मतलब ये है कि यहाँ से खरगोश की संख्या आ सकती है, इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा तो कितना आएगा, 26। और 26 क्या होगी, कबूतरों की संख्या। 26 और 22 होगा आंसर। आपको जो पूछा जाए बता सकते हैं। इस तरीके से आप एलिगेशन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। 3 तरीके बताए गए, 3 तरीके में से जो आपको ठीक लगे वैसे कीजिएगा, आपका आंसर सेम आएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि एक पार्किंग स्थान है जहां पर कुछ दुपहिया वाहन यानी 2 व्हीलर और कुछ कारें यानी 4 व्हीलर खड़ी हैं।
इनके कुल पहियों की संख्या अगर काउंट किया जाता है तो पहियों की संख्या प्राप्त होती है 86 और कुल वाहनों की संख्या मिलती है 28। तो बताना है आपको कि दोपहिया वाहन यानी कि टू व्हीलर की संख्या कितनी होगी। तो आपको देखें, हमने जो तरीका बताया वहाँ पे पैरों की बात थी, यहाँ पर जो है इनके उनके पहियों की बात हो रही है और यहाँ पे वाहनों की संख्या को आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि एक तो टू व्हीलर है और ये क्या है, फोर व्हीलर। टू व्हीलर के कितने होंगे पहिए 2 और फोर व्हीलर कितने होंगे 4। तो इसका मतलब ये क्या है, इसको मैं कह सकता हूँ 2 + 2 यानी 2 अधिक है। यहाँ से जो है 2 जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी एक फोर व्हीलर यानी एक कार की वजह से दो पहिए अधिक आएंगे, 2 पहिए अधिक। तो अब आपको टोटल क्या करना कि यहाँ पे इनके वाहनों की संख्या कितनी है, 28 में 2 से गुणा करेंगे। क्यों 2 से गुणा किए रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 को एक साथ लिया है। तो यहाँ पे कितना आ गया 56, यानी कितने पैर आ रहे हैं, मतलब कि कितने पहिए आ रहे हैं आपके अनुसार 56। कितने अधिक होंगे ये कैसे आएगा, तो आपको यहाँ पे पहियों की संख्या कुल दे रखी है कितनी 86, यानी कितना आ गया 86, यानी अंतर कितने का आ गया 30 का। यही 30 पहिए अधिक होंगे। अगर 2 पहिए अधिक होते हैं तो एक कार की वजह से होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 30 पहिए जब अधिक होंगे तो इस इधर जो है 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो वो कितने कारों पे आएगा, तो यहाँ पे 15 से इधर भी गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 15 कार, यानी 15 कार की वजह से 30 पहिए जो है अधिक आएंगे, यानी आपका आंसर कितना होगा 15 कार। अगर जो है आपको यहाँ पे दोपहिया वाहन निकालने हैं तो इसका मतलब आपको टू व्हीलर का मान निकालना है। तो टू व्हीलर का मान निकालने के लिए आपको कुल पहियों की संख्या, कुल वाहनों की संख्या 28 में से 15 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 13। यह 13 आपका आंसर होगा 13। ये अच्छे से इसको लिखते हैं इज्जत से। तो इस तरीके को आप जल्दी से कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं, अगर इसको जो है जो आपको तरीका बताया गया उससे भी आप जल्दी कर सकते हैं। जहाँ तक आपने किया समझ के। अब बहुत सारे लोग जो हैं जो फार्मूले से करते हैं उनका आंसर जो है वो कहेंगे कि हमारा तो आंसर आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा है वो आप देखें। हमने कहा था कि जो आपने फार्मूला बताया था उसमें जो है फोर व्हीलर वाले का आंसर आएगा उस फार्मूले से। आपको टू व्हीलर के लिए माइनस करना पड़ेगा। गलती आप क्या करते हैं, देखिए हमने कहा था कि जो टोटल जो है आपको पैरों की संख्या यानी यहाँ पे पहियों की संख्या लिखनी है। आपको पहियों की संख्या कुल कितनी दे रखी 86 में से माइनस क्या करना था सीरो की संख्या। तो सीरो की संख्या यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सीरो की संख्या यानी वहाँ पे सीरो की संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पे वाहनों की संख्या। तो वाहनों की संख्या नहीं 28 गुणे में 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 56 और 56 को 86 में से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 30। और 30 में 2 से भाग देने को बोला गया था। तो यहाँ पे क्या आएगा 15 और 15 क्या आएगा जिसके 4 पैर होंगे यानी 4 पैर होंगे यानी 4 पहिए यहाँ से समझ सकते हैं। तो यानी 4 पहिया किसका है, कार का, क्योंकि यहाँ पे कार की जो है 4 पहिए होंगे। तो कार की संख्या आ गई 15। तो यहाँ से आपको दोपहिया पूछा गया है तो दोपहिया के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा 28 माइनस का 15 यानी कि 13 यहाँ से आएगा। गलती ये होती है कि डायरेक्ट 15 निकाल के आप ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में 15 मिलेगा, आप सॉल्व करके निकल जाते हैं आंसर टिक करके। देखिए हम प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। यहाँ पे सवाल जो है थोड़े अलग हैं। 100 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक विद्यार्थी जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है, 4 अंक दिया जाता है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यानी वो जो है अपना आंसर गलत करता है तो उसे माइनस मार्किंग के रूप में 1 अंक माइनस कर दिए जाते हैं। यदि वह विद्यार्थी जो है सभी प्रश्नों को सॉल्व करता है, कोई प्रश्न नहीं छोड़ता है, सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के पश्चात यानी जो है 85 अंक ही प्राप्त कर पाता है, तो ये बताना है आपको कि उसने जो है कितने प्रश्न गलत किए। ठीक है, कितने प्रश्न गलत किए ये देखने हैं। तो आपको ये एलिगेशन पर ही बताया जा रहा है, तो ठीक है एलिगेशन से करते हैं। देखें अगर 100 प्रश्न जो है टोटल है, यहाँ पे बात की जाएगी सही प्रश्नों की, फिर बात की जाएगी गलत उसने कितने प्रश्न गलत किए, और यहाँ पे बात की जाएगी कि उसके कुल मार्क कितने हैं। 100 प्रश्न हैं और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। अगर ये बताइए अगर जो है सभी 100 के 100 प्रश्न वो विद्यार्थी सही कर देता तो उसे कितने मार्क्स मिलते हैं, एक सही पे 4 मार्क। तो 100 प्रश्न के सही पे कितने मार्क मिलेंगे, 4 गुणे 100 यानी कितना 400। एक प्रश्न गलत करने के लिए उसको 1 अंक कम कर दिए जाते हैं। 1 अंक कम करने का मतलब जो है माइनस का 1 कम करना। और ऐसे ही वो 100 का 100 प्रश्न गलत करे तो कितने उसके अंक बनेंगे, माइनस का 100।
ये हो गए कुल के कुल सही, ये हो गए कुल का कुल गलत। और यहाँ पे जो है आपको बीच में जो माध्य किसका लिखना है, टोटल क्या लिखा जाएगा, टोटल वह कितने मार्क्स पाता है, तो कितने पाता है, 85 पाता है। अब बताइए क्या 85 इस 400 और माइनस के 100 के बीच में पड़ता है, जी बिल्कुल पड़ता है। -100 से 0 तक आएंगे, फिर उसका से प्लस तक गिनते आएंगे तब 85 आएगा। तो इसका मतलब इसके बीच का अंतर जो कितना होगा, बहुत कहेंगे 15 का होगा। कैसे देखिए कितना अंतर होगा, ये इनके बीच का अंतर जो होगा वह जो होगा 185। कैसे होगा 185? अंतर का मतलब तो यही जानते हैं कि माइनस, तो यहाँ पे 85 होगा, 85 में से माइनस करना है माइनस का 100 को, तो इसका मतलब 85 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी टोटल कितना हो जाएगा डिफरेंस 185। इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस 315 हो जाएगा। आपको क्या करना, इसे जो है छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे कर सकते हैं, 5 से भाग दीजिए, तो 5 से भाग देंगे तो 5 × 15 और 5 × 7 = 35, 5 × 15 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30, 5 × इतना। तो इस प्रकार जो है यहाँ से रेशियो कितने का आया, 37 और 63। अब देखें इसका मतलब ये है कि उसने जो है कितने प्रश्न सही किए, 37, और कितने प्रश्न जो है गलत किए, 63। यानी अब जो है उसने को यहाँ पे पहले एक बार ये भी देख लें कि क्या जो है टोटल कितना आ रहा है, 37 और 63 को जोड़ें कितना आ रहा है, 100। संजोग से यहाँ पे 100 क्वेश्चन बन रहे हैं और आप सवाल में भी कितना दिया गया है, 100 प्रश्न। तो यहाँ पे 100 आपके अनुसार भी बन रहा है और 100 सवाल में भी दिया गया है। इसका मतलब ये होगा कि ये भी जो है 37 और यहाँ पे 63 आ रहा है वो वास्तविक मान है। इसका मतलब उसने जो है 37 प्रश्न सही किए हैं, तो गलत किसने किए हैं, कितने किए हैं, 63। और 63 जब उसने गलत किए हैं, सवाल में आपसे पूछा क्या गया है कितने प्रश्न गलत करते हैं, तो उसने 63 प्रश्न गलत करते हैं। अब देखें इस सवाल को आप जो है अब तक तो लगाया अपने एलिगेशन से, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप जो है क्या अपना सकते हैं, वही एक्स वाला मेथड जो कि बहुत पुराना है। तो आपको वैसे नहीं करना, जल्दी से करना है। मान लीजिए कि उसने जो है सही प्रश्न कितने किए, सही उतने, मान लीजिए यहाँ पे गलत पूछा गया, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए उसने कितने प्रश्न गलत किए, एक्स, तो 100 माइनस का एक्स जो है सही करेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसको माइनस का 1 अंक दिया जाता है। -1 से गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 400 माइनस का 4x। फिर यहाँ पे प्लस करना है और प्लस करने के साथ साथ इधर जो है गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का x, यानी माइनस का x। और यही किसके बराबर मार्क आना चाहिए, टोटल मार्क्स उसका कितना बन रहा है, 85। यहाँ पे 85 किया, ये माइनस होगा तो माइनस का 5x बराबर जो है इधर होगा, तो इसको इधर लेके जाएंगे, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 400 माइनस का 85, यानी कितना हो जाएगा, 315। और इधर जो है x का मान निकालने के लिए 5 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा कि 5 × 6 = 30 और 5 × 15 = 63। यानी यहाँ से भी उसने 63 प्रश्न गलत किए हैं और आपके अनुसार जो है 63 आ गया। अब देखें आपको टाइप 6 के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि एक सोनार के पास जो है 2 प्रकार का सोना है। सोने की बात सुन के खुश हो जाएं। एक जो है 12 कैरेट का सोना तथा दूसरा जो है 16 कैरेट शुद्धता वाला सोना है, और वह दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि जो है वह शुद्धता वाला आभूषण बना सके। कितने प्रकार का जो है, कितने कैरेट का शुद्धता होना चाहिए कि आपको जो है 15 कैरेट का आभूषण चाहिए, वो भी 15 कैरेट का। ऐसा जो है औरतें कहाँ मानती हैं, उनको तो जो है बस आप 24 कैरेट का भले ही ला दीजिए, लेकिन जो है उन्हें बस ये कह दीजिए कि वो 15 कैरेट का है। देखिए जो है घर में गृह युद्ध ना हो जाए तो कहिएगा। तो ये है कि आपको क्या है, 2 प्रकार के सोना दिया गया। एक प्रकार का जो गोल्ड है वह कितने कैरेट का है, 12 कैरेट का। पहले प्रकार का जो कैरेट है, पहले सोना है वह 12 कैरेट का है, और दूसरा जो है कितने कैरेट का है, 16 कैरेट का। दोनों को इस प्रकार मिलाना है कि कितने का बन जाए, कि 15 कैरेट का बन जाए। तो यहाँ पे एलिगेशन लग रहा है, क्यों कि यहाँ पे एक प्रकार का सोना दूसरे प्रकार का सोना दोनों को मिलाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 15 कैरेट का बन गया। गृह युद्ध से आपको बचना है, यानी तीसरा विश्व युद्ध नहीं कराना, तो इसके लिए आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको भविष्य में काम आए। तो यहाँ पे इसका अंतर करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना बन गया, इसका अंतर यहाँ पे कितना हो गया, 1, और यहाँ पे कितना अंतर आ गया, 3। यानी कि कितना आंसर होगा, 1:3। यानी उसे जो है किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 1:3, यानी ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर होगा।
यानी पहले प्रकार के सोने का अगर जो है 1 यूनिट लेता है तो दूसरे प्रकार के सोने का 3 यूनिट। तो इस प्रकार हमने जो है आज आपको एलिगेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रयोग करना आपको सिखाया है, कैसे मिश्रण को मिलाते हैं एलिगेशन तरीके से एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।